मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं टू सेपरेट। अब देखिए सेपरेशन को लीगल टर्म में भी मैट्रिमोनियल रिलीफ का नाम भी दिया गया है। मैट्रिमोनियल रिलीफ का नाम इसलिए दिया गया है कि जो इल ट्रीटमेंट आफ्टर द मैरिज किसी भी पार्टी के ऊपर होती है तो उसको प्रिवेंट करने के लेकर इसको मैट्रिमोनियल रिलीफ का नाम दिया गया है। देखिए डाइवोर्स की अगर मैं बात करूं तो दो तरीके से डाइवोर्स हमारी कोर्ट्स ग्रांट कर सकती हैं। फर्स्टली इफ देर इज अ म्यूचुअली डाइवोर्स, अगर कोई दोनों पार्टीज चाहती हैं म्यूचुअली दे कैन गो बिफोर द कोर्ट, वो दोनों कोर्ट के पास जा सकती हैं। या फिर दूसरी तरफ है कंटेस्टेड डाइवोर्स। देखिए दोनों के ही केसेस के अंदर देयर मस्ट बी कंडीशन, देयर मस्ट बी ग्राउंड सम फॉर द डाइवोर्स। कोर्ट से अगर आपको डिक्री लेनी है तो उसके पीछे कंडीशन या आपको ग्राउंड दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं कंटेस्टेड डाइवोर्स की, तो देखिए हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं। अलग अलग रिलीजन है हमारे देश के अंदर, उनके हिसाब से अलग अलग कानून को ड्राफ्ट किया गया है। अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मैं बात करूं तो कुछ ऐसे ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके अंदर कोई भी पार्टी चाहे तो कोर्ट को अप्रोच कर सकती है और कोर्ट के अंदर वो ग्राउंड को प्रूव कर सकती है कि उसके साथ ऐसा इल ट्रीटमेंट किया जा रहा है और उसे डाइवोर्स की डिग्री ग्रांट की जाए। अगर अब मैं ग्राउंड्स की बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। अब क्रूएलिटी क्या है? कोई भी ऐसी हैरेसमेंट है। देखिए इसको काफ़ी सारी लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसके अंदर डिफाइन भी किया गया है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1975 जो है दस्ताने वर्सेस दस्ताने की, इसके अंदर एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की जिसके अंदर डिफाइन किया गया है कि क्रूएलिटी क्या है, कैसे एक अगर हस्बैंड या फिर वाइफ अगर प्रूव कर देते हैं तो वो डाइवोर्स की डिग्री पा सकते हैं। क्रूएलिटी है। फोर्स अगर अगला मैं ग्राउंड की बात करूं, देयर इज अ डिसर्शन। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को बिना किसी नॉलेज के या फिर बिना बताए छोड़कर चली जाती है और इस टाइम पीरियड को 2 साल गुजर चुके हैं तो डिसर्शन इज ऑल्सो ए वन ऑफ द ग्राउंड। अगर आप चाहें तो कोर्ट के अंदर अपनी जो है पिटीशन मूव कर सकते हैं। देखिए 2 साल का पीरियड कोर्ट ने काफ़ी जजमेंट्स ने ये भी बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि आप घर छोड़कर जा रहे हैं। एक छत के अंदर रहकर भी, एक रूफ में रहकर भी, लेकिन आप हस्बैंड या वाइफ दूसरे पार्टनर को अबेंडन कर रही हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ रही हैं बिल्कुल, तो वो टाइम पीरियड भी उसके अंदर काउंट किया जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग जो ग्राउंड्स जो हैं हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दिए गए हैं। अगला कुछ अगर आप में से ग्राउंड पूछेंगे तो उसके अंदर जैसे कि कोई ऐसी वल्नरेबल डिसीज है जो इनक्यूरेबल है, वो भी एक ग्राउंड बनता है। अगर अब मैं बात करूं इन ग्राउंड्स के अलावा इसका क्या प्रोसीजर है जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर जो है फॉलो किया जाता है। देखिए कोई भी पार्टी है जो जिसके पास ग्राउंड है डाइवोर्स को लेने का, वो एक पिटीशन मूव करती है अंडर जो उनके रिस्पेक्टिव लॉ है। अगर हिंदू है तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो है पिटीशन मूव होती है। उस पिटीशन के अंदर सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, ग्राउंड्स को भी डिफाइन किया जाता है। उसके बाद जो पिटीशन मूव करने के बाद दूसरी पार्टी जो है उसका रिप्लाई देती है, उससे रिप्लाई मांगा जाता है जिसे रिटन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। उस रिप्लाई के बेसिस के ऊपर जिस पार्टी ने पिटीशन मूव की है, फॉर एग्जांपल वाइफ या फिर हस्बैंड ने, वो दोबारा से उसके ऊपर एक रिप्लाई फाइल करती है जिसको रिजोइंडर के नाम से भी जाना जाता है। इन बिटवीन इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी मूव करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाइफ जो है सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन मूव कर सकती है कि उनके पास खर्चा नहीं है लिटिगेशन का या फिर उनके डेली की उनकी ग्रूमिंग का, इस तरह की जो है एप्लीकेशन। ये सब जो पार्ट आता है प्लीडिंग्स का पार्ट आता है। उसके बाद प्लीडिंग्स के बाद जो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, एफिडेविट्स मूव होते हैं कि कैसे कैसे जो विटनेसेस लगाए गए हैं आपने अपने पिटीशन के अंदर कि कौन कौन सी पार्टीज जो हैं आपके केस को बताती हैं, उन विटनेस को लाया जाता है कोर्ट के अंदर। दूसरी पार्टी जो है उनका क्रॉस करती है, क्रॉस एग्जामिनेशन। इसी तरह से आपके पार्टी का एग्जामिनेशन होने के बाद जो रिस्पोंडेंट है वो अपने विटनेसेस लाती हैं और पेटिशनर के जो वकील हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद फाइनली ये सब होने के बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होता है। उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है तो डिक्री जो है वो पिटिशनर के हक में दी जाती है, या फिर अगर नहीं लगता तो उसको डिसमिस किया जाता है। तो ये प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया, ये जो है कंटेस्टेड डाइवोर्स जो है सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट जो है इस तरह से जो कोर्ट्स फॉलो करती हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने देखा कि बड़ा लंबा प्रोसीजर है, पिटीशन मूव होती है, रिप्लाई है, एविडेंसेस हैं, क्रॉस है, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें हैं।
अगर दूसरी तरफ अगर आप जाते हैं म्यूचुअल कंसेंट के अंदर, जो सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बताता है, उसके अंदर दोनों पार्टीज अगर चाहें, जैसे कि दोनों पार्टीज ने डिसाइड किया था कि वो शादी करने के लिए तैयार हैं, अब उसी तरह से ही दोनों पार्टीज जो हैं अपने आप में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया है उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशंस कोर्ट में पेश करी जाती हैं। सेक्शन 13B म्यूचुअल कंसेंट की मैं बात कर रहा हूँ। दोनों पार्टीज जो हैं उसके अंदर अगेंस्ट में कोई पार्टी नहीं, बोथ द पार्टीज आर द पिटिशनर। दोनों पार्टीज मूव होती हैं उसके अंदर, कोर्ट में जज साहब के सामने पेश होती हैं और वो बताती हैं कि हमारी जो शादी है अब आगे वर्केबल नहीं है, उसके अंदर शादी के अंदर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काम नहीं कर रही हैं, वो नहीं रह सकते साथ में। तो कोर्ट उसके अंदर ये फर्स्ट मोशन के अंदर, यानी कि ये फर्स्ट पिटीशन के अंदर जो कोर्ट है ये दोनों पार्टीज़ को पेश होना होता है और उन्हें बताना होता है। और दूसरी तरफ कोर्ट जो है वो देखते हुए सारी कंडीशंस अगर ये फुलफिल हो रही हैं, उनकी जो सारे जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं प्रॉपरली हैं और कोर्ट को लगता है कि दोनों पार्टीज नहीं साथ में रह सकती हैं, तो कोर्ट एक उनके लिए फर्स्ट पिटीशन के बाद उनको टाइम पीरियड देता है सेकंड मोशन लगाने का, यानी कि सेकंड पिटीशन लगाने का, जो कि टाइम पीरियड है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक, यानी कि 1.5 साल तक। फर्स्ट मोशन के बाद आपके पास 6 महीने बाद आपको दोबारा से कोर्ट के अंदर सेकंड मोशन की पिटीशन जो है लगानी होती है। उसके अंदर आप जो कोर्ट है वो 6 महीने का टाइम देखिए किस लिए दिया गया है, पार्टीज को दोबारा से सोचने का कि क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर पार्टीज चाहें तो दोबारा से रीथिंक करने का एक टाइम दिया जाता है कि पार्टीज अगर चाहें तो दोबारा से अगर कोहैबिटेट कर सकें तो वो कर लें। नहीं तो अगर पार्टीज को लगता है कि 6 महीने के अंदर वो रह पा रही हैं साथ में, तो 6 महीने के बाद विद इन 18 मंथ्स मैक्सिमम वो एक पिटीशन मूव कर सकती हैं कि उन्होंने जो टाइम पीरियड प्रेस्क्राइब किया गया था, पार्टीज अपने डिसीजन के ऊपर स्ट्रिक्ट हैं, दे वांट डाइवोर्स म्यूचुअली, तो कोर्ट उनको म्यूचुअली डिक्री ग्रांट कर देती है ताकि वो दोनों पार्टीज सेपरेट में रहने लग जाएं। तो इस तरह से जो है म्यूचुअली कंसेंट और कंटेस्टेड जो डिवोर्स है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसमें म्यूचुअली के अंदर कुछ कंडीशंस भी हैं, जैसे कि म्यूचुअली डिसाइड इसके अंदर किया गया है, तो दोनों पार्टीज की कंसेंट इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, किसी के दबाव में आकर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दोनों पार्टीज को अगर देखिए डाइवोर्स अगर फाइल होगा तो एटलीस्ट 1 साल तो उनको रुकना ही होगा। डाइवोर्स फाइल ऐसे नहीं हो सकता, ना ही कंटेस्टेड और ना ही म्यूचुअली। इरिस्पेक्टिव एक्सेप्शंस कुछ हैं, अगर उसके अंदर कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है, रहना है ही नहीं मुश्किल, तो उसके लिए बहुत सी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, वो भी अगर आप चाहें तो मूव कर सकते हैं। लेकिन जनरल रूल ये 1 साल आप दोनों पार्टीज को साथ रहना है, उसके बाद आप चाहें तो म्यूचुअली मूव कर सकते हैं या फिर कंटेस्टेड डाइवोर्स भी मूव कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोनों ही रास्तों के बारे में, कैसे डाइवोर्स के लॉ हैं। अगर आपके फिर भी कुछ क्वेरीज हैं, आप चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लॉज को अवेयर हो सकें। थैंक यू सो मच। दिस इज़ अंशुल बजाज एडवोकेट।